ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली नेचर, स्कोप, डेफिनेशंस और थ्योरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थी वो सब हम लोग देखे थे। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई सिंगल में, जैसे जो सिंगल का वॉल्यूम 1, 2, 3 आता है, उस तरीके का कोई बुक नहीं है जिसमें एमसीक्यू मतलब बहुत ही लार्ज नंबर में एमसीक्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दिए हों। तो एक बुक आता है, सिंगल का ही आता है, ठीक है, सिंगल पब्लिकेशन का ही। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रस्ट और इक्विटी। वो जो पतला सा बुक होता है, मुझे लगता है 250-300 रुपए का होगा, वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलो, तो हम लोग पहला लेक्चर कर चुके थे जिसमें हम लोग नेचर, स्कोप, डेफिनेशन इन सब के बारे में देखे थे। तो बेसिकली हम लोग इस क्रैश कोर्स लेक्चर में ज्यादा डिटेल में कोई भी टॉपिक के नहीं जा रहे हैं। हम लोग उसके वो सारे एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं जहां से हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट फिर भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मेंस के एग्जाम में भी आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इट इज एडवाइजेबल कि जो लोग पहले मेंस दे चुके हैं बिहार जुडिशरी का, तो वो अभी भी आंसर राइटिंग आई थिंक अप्रैल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 महीने भी अगर वो पूरा प्रीलिम्स को अगर टाइम देते हैं तो उतने में प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। बट अगर पहले से अगर जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो लोग ऐसा नहीं कि अब मेंस के लिए कुछ सोचे ही नहीं। मेंस के लिए आप अभी भी आंसर राइटिंग 1-1.5 महीने तक अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसका आंसर्स आप लोग प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपने पास, है ना। और जिन लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है और उसमें भी लोग कॉन्फिडेंट है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, तो दे शुड आल्सो लाइक टारगेट मेंस अभी से ही, क्योंकि बाद में फिर उसके बाद फेस्टिवल सीजन उधर आ जाता है तो ना चाहते हुए भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मेंस एग्जाम को जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो प्रीलिम्स में ही ध्यान दे, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो वो मेंस देंगे, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में बेसिकली हम लोग इसका क्या देखेंगे, हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और दोनों काफी इजी कॉन्सेप्ट है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो एक मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हम लोग देखते हैं, रूल ऑफ लॉ, और दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। ये दोनों कॉन्सेप्ट है तो काफी सिंपल, बट इसके अंदर काफी सारे आपको केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं, काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिटेल में देखें। जहां पे भी हमें जरूरत होगा कॉन्सेप्ट्स को डील करने का, वहां हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी डील करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज रूल ऑफ लॉ। सो बेसिकली द रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हमें देखना क्या है बेसिकली कि ये रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ठीक है, ये कहां से फॉर्मुलेट हुआ था, किसने पहली बार इसको फॉर्मुलेट किया, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नेसेसरी है। और फिर उसके बाद हमें देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले अगर इसके मीनिंग पे अगर हम लोग चर्चा करें तो मीनिंग, आई होप ये ऐसा क्यों, ओके। सो रूल ऑफ लॉ में अगर इसके मीनिंग पे अगर हम लोग पहले चर्चा करें तो मीनिंग आई होप सभी को क्लियर होगा कि ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ये हम फॉलो करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहां पर ये माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि रूल किसी एक पर्सन का नहीं होगा, कोई किंग का नहीं होगा। जो जब मोनार्किक सिस्टम चलती थी, जब राजा महाराजाओं का सिस्टम चलता था, तो उस समय क्या किंग ने जो लॉ बनाया वही सबको फॉलो करना पड़ता है। बट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक एंड पोजीशन। क्या उसका रैंक है, क्या उसका पोजीशन है सोसाइटी में, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, मिनिस्टर ही क्यों ना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन ही क्यों ना होल्ड कर रहा हो, सभी लॉ के अधीन माने जाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि रूल ऑफ लॉ डिराइव कहां से किया गया है। जनरली ज्यादातर वर्ड आप लोग लॉ में पढ़ते हैं तो वो लैटिन टर्म होते हैं, है ना, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन टर्म, बट रूल ऑफ लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज, ये याद रखिएगा सबसे पहले। और ये फ्रेंच फ्रेज क्या है, ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन, ठीक है, कि जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनेगी, नहीं कि कोई मैन डिसाइड करेगा कैसे गवर्नमेंट बनेगा, कैसे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होगा, किस तरीके से पूरा आपका
एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा, ये कोई एक पर्सन नहीं बताएगा, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं बताएगा, ये जो आपके देश का लॉ है वो बताएगा। तो आपको यहाँ क्या ध्यान में रखना है कि रूल ऑफ लॉ डिराइव कहां से हुआ है? फ्रेंच फ्रेज से, जिसका नाम है ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, ठीक है, जिसका मतलब होता है इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि ये रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिन है ये आप कहां से ट्रेस करते हैं? तो देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिन है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है किसने इस वर्ड को कॉइन किया था, हु कॉइन्ड द टर्म रूल ऑफ लॉ? किसी को पता है इसका आंसर? सर एडवर्ड कोक। यस, सर एडवर्ड कोक, जो कि बेसिकली चीफ जस्टिस थे जेम्स वन के रेन में, ठीक है, मिडिवल सेंचुरीज में, उन्होंने पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था और उन्होंने बोला था इवन किंग शुड फॉलो द रूल्स ऑफ गॉड एंड द रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। किंग जो है गॉड और लॉ से ऊपर नहीं है, किंग दो चीजों के विद इन आता है, दैट इज गॉड, वन इज गॉड एंड द अदर वन इज लॉ। ये सब याद रखिएगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस काफी डायनामिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे लास्ट 3 इयर्स का पेपर, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किसी भी कोई किसी पर्सन ने क्या स्टेटमेंट दिया है, किसी जूरिस्ट ने, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, फिर क्या मतलब, लाइक ये सारे चीज आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म वाज एडवर्ड कोक, बट ओरिजिन अगर हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का, तो ये उससे पहले प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों ने भी रूल ऑफ लॉ के बारे में एंशिएंट टाइम्स में ऑलरेडी मेंशन किया था, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट का हायरार्की क्या है? सबसे पहले कौन है? एनीवन? Socrates, ओके, सोक्रेटिस, देन Aristotle. एरिस्टोटल और प्लेटो। सोक्रेटिस का स्टूडेंट था ना सर एरिस्टोटल। एंड हु वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो? सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, इस ऑर्डर में हम देखते हैं ना। एंड एरिस्टोटल्स डिसाइपल वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट, हु रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री। खैर, इसमें हमें देखना है कि ऑरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में आपको दो इंपॉर्टेंट एंशिएंट, लाइक आपको फिलोसफर का, आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में उन लोगों ने क्या बोला था वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आप प्लेटो और एरिस्टोटल को देखेंगे, ठीक है। तो प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बताया था एंशिएंट टाइम में? प्लेटो सेड दैट वेयर द लॉ इज सब्जेक्ट टू सम अदर अथॉरिटी, कि लॉ खुद ही किसी और अथॉरिटी के विद इन है, ठीक है, तो वहां पे स्टेट का कोलैप्स होना, कुछ वहां पे स्टेट कोलैप्स करेगा ही करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द एनी वन इंडिविजुअल शुड नॉट बी द मास्टर, मास्टर शुड ऑलवेज बी द लॉ, बट इफ लॉ इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट and the government is its slave, then the situation is full of promise and man may enjoy all the rights, ठीक है। कि अगर कोई भी अथॉरिटी, अगर लॉ खुद किसी अथॉरिटी के अंदर है, खुद किसी पर्सन के अंदर है, तो वहां पे वो स्टेट में आपको प्रॉपर रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे एनार्की, डिसऑर्डर, केओस, ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट इज व्हाई लॉ should be first and then there should be any other authority created within it. This was the statement given by the Plato, इसको याद रखिएगा। Then Aristotle का statement आपसे पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। What Aristotle said? Aristotle said that law should govern and those who are in power should be servant of laws, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स हैं जिससे आप याद रख सकते हैं कि लॉ गवर्न करना चाहिए सोसाइटी को, और जो भी पावर में है वो लॉ के सर्वेंट होंगे। एंड हु विल बी द फाइनल सॉवरेन? द फाइनल सॉवरेन विल बी द लॉ। सो दे ऑलरेडी हैड स्टेटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन एंशिएंट टाइम, बट उस समय डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं था वर्ल्ड ओवर, इसलिए इसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया। और जब रेनेसा पीरियड के बाद फिर आपके जब एवी डाइसी, फिर मिडिवल सेंचुरी में एडवर्ड कोक, ये लोग थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों ने जब अपना कॉन्सेप्ट दिया लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तब ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। बट अगर आप ओरिजिन ट्रेस करेंगे तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी रूल ऑफ लॉ को, किसी भी किंग को गवर्न करने के लिए अपने सोसाइटी को रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना नेसेसरी समझा था, ठीक है। तो प्लेटो के लिए क्या है? प्लेटो ने बोला था कोई
लॉ खुद किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। ये कीवर्ड है, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट शुड बी द स्लेव ऑफ लॉ, लॉ का स्लेव होना चाहिए, नहीं कि लॉ गवर्नमेंट का स्लेव होना चाहिए। एंड एरिस्टोटल that law should govern and the law should be the final sovereign and all those who are in power should be the servant of the law। तो ये हम देखते हैं बेसिकली ऑरिजिन इस कॉन्सेप्ट का, रूल ऑफ लॉ का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इस टर्म को कॉइन किया है, तो दैट इज एडवर्ड कोक। और किन फिलोसफर ने सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया था, तो दे आर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, राइट। अब हम लोग जो देखेंगे एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था आपको 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो मॉडर्न एरा में आपको एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट काफी टाइम तक चलते आया, बट 1950s के बाद से एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट जो रूल ऑफ लॉ का था उसमें काफी सारे डिमेरिट्स थे जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप इसका मीनिंग और इसका ओरिजिन सभी को क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी द एवी डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जब आप डाइसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं रूल ऑफ लॉ का, तो इसमें आपको सबसे पहले तो याद कर लेना है कि एवी डाइसी का बुक कौन सा था। ठीक है, अल्बर्ट वेन डाइसी इनका पूरा नाम था, और किस बुक में इन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो नेम ऑफ द बुक वाज इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें एवी डाइसी ने 3 पिलर्स बताए थे रूल ऑफ लॉ के, कि और जो इंग्लैंड में बताया था कि इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। वो 3 पिलर्स क्या थे रूल ऑफ लॉ के, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग बताइए 3 पिलर क्या था, 3 कॉन्सेप्ट क्या दिया था एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के लिए। व्हाट वर द Supremacy of law, equality before law, predominance of predominance of legal spirit. ओके, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो अकॉर्डिंग टू डाइसीज थ्योरी आपका रूल ऑफ लॉ का 3 पिलर होता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे समझना नेसेसरी है इसके क्रिटिसिज्म को समझने के लिए। क्रिटिसिज्म भी आपसे एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म और नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ एवी डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवी डाइसी ने बोला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, तो वहां पे आर्बिट्रेरीनेस होना ही होना है। अगर आप किसी एक पर्सन के डिस्क्रिशन पे ही, एक पर्सन के विल पे, चॉइस पे कोई भी रूल बनाने को आप ड्यूटी दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पर आर्बिट्ररी एक्ट होना ही होना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई देयर शुड ऑलवेज बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अगर कोई आर्बिट्ररी एक्ट है तो उसको चेक करने के लिए लॉ होना ही होना चाहिए। तो सुप्रीम क्या होना चाहिए? लॉ, नॉट एनी पर्सन। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या बताता है? देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, बिकॉज वेयर देयर इज डिस्क्रिशन देयर इज रूम फॉर आर्बिट्ररीनेस। ठीक है, इसीलिए मोनार्की वाला जो सिस्टम था उसमें आप देखते थे कि वहां पे रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्ट सेंस में कभी भी फॉलो नहीं किया जाता था। दूसरा इसका क्या है प्रिंसिपल, दूसरा पिलर क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। I think I'm having some problem with okay. Next is equality before law. Equality before law का मतलब क्या है? कि everyone irrespective of their rank, ठीक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हेड, ठीक है, जो गवर्नमेंट का हेड भी है, दे शुड ऑल बी सब्जेक्ट टू सेम लॉ। सबके लिए अलग अलग लॉ होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। जितने भी लोग हैं सभी लॉ के विदिन होने चाहिए। और इसी के बेसिस पे एवी डाइसी ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि एवी डाइसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया था। किस ईयर में रिजेक्ट किया था इन्होंने, किसी को याद है? 1885 जब ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने फ्रांस का जो सिस्टम था लॉ का, जो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिस तरीके से वहां पे लॉ गवर्न करती थी, उसको इन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने बोला कि फ्रांस में रूल ऑफ लॉ होता ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने जो फ्रांस का जो लीगल सिस्टम था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्या बोलते थे? ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है,
ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। और ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो था ये कौन अप्लाई करता था? इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कौन सा कोर्ट बना था? डी अटैक, काउंसिल डी अटैक। काउंसिल डी अटैक, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फ्रांस में तो कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं होता है। फ्रांस में क्यों रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो होता है? क्योंकि वहां इन्होंने बोला कि वहां पे दो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ बना हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है। ऑर्डिनरी लॉ के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए काउंसिल डी अटैक डिफरेंट कोर्ट है। तो लोगों के को बांट दिया गया है और अलग अलग लॉ अलग अलग लोगों पे अप्लाई कर रहा है। तो वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो ही नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। दैट इज व्हाई रूल ऑफ लॉ इज नॉट प्रेवलेंट इन फ्रेंच सिस्टम। तो दैट इज व्हाई इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्रिटिसाइज किया था जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, और इन्होंने बोला था कि रूल ऑफ लॉ वैसे सिस्टम में फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। इसी के बेसिस पे इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, जो कि आगे हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट जो आपका है, लास्ट पिलर क्या है बताइए? व्हाट इज लास्ट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, Judge made constitution. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो आपका आर्टिकल 14 में आप देखते हैं ना। थर्ड है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जिसको कि आप कहीं कहीं पे देखेंगे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये दोनों एक ही मीनिंग इन दोनों का निकल के आता है। देयर मस्ट बी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है, कि वहां पे जनरल प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कैसे फॉर्म हुआ है? जुडिशियल डिसीजन के थ्रू। क्योंकि देखिए रूल ऑफ लॉ आपका कहां पे डेवलप हुआ था? रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, और इंग्लैंड में लॉ का कोडिफिकेशन नहीं। इंग्लैंड में क्या है? जज मेड लॉ ही बनता है, जजेस डिसाइड करते हैं, ऑल द लॉज आर जज मेड लॉज। ठीक है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, इट इज अ जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज व्हाई ही सेड कि थर्ड कॉन्सेप्ट शुड बी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जहां पे जजेस डिसाइड करेंगे क्या वहां पे लॉ होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द रिजल्ट। अब इंडिया में ये फॉलो नहीं होता है। इंडिया में इसलिए नहीं फॉलो होता है क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना है। ठीक है, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है जजमेंट्स दे दे के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई ये थर्ड जो आपका पिलर है ये इंडिया में अप्लाई नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ये हम लोग जब आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में पहला दो तो अप्लाई करता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, but this one that the constitution is the result of the ordinary law of the land, no, this does not apply because Indian constitution is the result of work of the constituent assembly. ठीक है, तो ये तीन आपके मेन कॉन्सेप्ट हैं रूल ऑफ लॉ के। लेकिन अब जो एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट जो दिया था इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। इसका क्रिटिसिज्म कैसे हुआ था इसको अब हम लोग देखते हैं। तो इसको देखिए, इसका सबसे पहला इन्होंने क्या बताया कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा तो वहां पे आर्बिट्रेरीनेस का स्कोप आपका बढ़ जाता है। तो इस सिस्टम को इसलिए अपोज किया गया क्योंकि मॉडर्न एरा में क्या डिस्क्रिशन नहीं होता है? हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिशन जरूरी है। आप हर चीज के लिए आप लॉ नहीं बना सकते। आप लॉ के थ्रू कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकते हैं, बट आप हर चीज के लिए लॉ नहीं बना सकते हैं कि उसी लॉ के अधीन ही कोई रहे। ठीक है, तो डाइसी का कॉन्सेप्ट को पहले क्रिटिसाइज किया कि डाइसी ने जो बोला है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो आर्बिट्रेरीनेस का स्कोप बढ़ाता है, उसको आज के टाइम में उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिस्क्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन को देना इनएविटेबल है। आपको कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी पावर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको देना ही होगा, नहीं तो कोई एक्ट हो ही नहीं पाएगा। कहीं पर कोई दंगा फसाद हो गया तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर नहीं दोगे, लॉ बनाने का कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं दोगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। सो इन मॉडर्न टाइम्स इन ऑल द कंट्री डिस्क्रिशनरी पावर्स आर कन्फर्ड अपॉन द गवर्नमेंट। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इन्हीं डिस्क्रिशनरी पावर को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए एवीडाइसी के कॉन्सेप्ट को पहले रिजेक्ट किया गया। दूसरा, इन्होंने जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की उस पर भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। उस पर इनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया? उस पर बोला गया कि इन्होंने जो फ्रांस का जो सिस्टम है तो उसको जो इन्होंने दरकिनार किया है और बताया है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करता है, ये सही नहीं है।
क्योंकि वहां बताया क्या कि वहां पे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव चलता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उन पे डिफरेंट लॉ अप्लाई करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, एक ही लॉ हर किसी पे, हर पर्सन पे अप्लाई करना चाहिए। बट फ्रांस में जो है डिफरेंट लॉ बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके लिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके लिए सेपरेट कोड बनाया है, काउंसिल डी एटैट। बट ये बोला गया कि अगर आप किसी भी कंट्री में देखें तो कुछ लोगों को इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसके लिए आप कुछ स्पेशल लॉज बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऑफिशियल्स, जैसे आपके एम्बेसडर्स हो गए, आपके जो जजेस हो गए, राइट, एम्बेसडर, जजेस, आपके ये गवर्नर जो हो गए, ये लोग इम्यूनिटी जो है आपको कुछ ना कुछ उनको मिला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप आर्टिकल 361 में देखेंगे तो वो भी आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक एक्सेप्शन है। तो कुछ सेपरेट पर्सनल्स पे आपको जो है, सेपरेट अथॉरिटीज पे, सेपरेट पर्सन पे सेपरेट लॉज अप्लाई कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी हम स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो कहना था कि फ्रांस का सिस्टम सही नहीं है, वो गलत है। वो कुछ स्पेशल कारणों से वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके लिए एक डिफरेंट लॉ बनाया गया है, और वो हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है। हर कंट्री में कुछ लोगों के लिए सेपरेट लॉ बनता है, कुछ लोग जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ से के एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं। तो ऑन दीज टू ग्राउंड्स डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि डाइसी का कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिकली रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। इसका 3 पिलर था और इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, और इन क्रिटिसिज्म के कारण जो है फिर इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को और भी आगे जाके एक्सप्लोर किया गया, स्पेशली आफ्टर 1950। 1950 के बाद कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो रूल ऑफ लॉ को और मतलब उस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड किया गया, उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को लाया गया, ठीक है, बहुत सारे चीजों को मतलब कि क्या किस तरीके से डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज होगा उससे रिलेटेड रूल्स लाए गए। वो क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको पता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ये कैसे आया, रूल ऑफ लॉ कहां से आपका बेसिकली स्टार्ट हुआ है, एनीवन? So So, International ultra-modern. Commission of Jurists in the Delhi Declaration in 1959 Yes, accepted the value of rule of law. yes, very good. किसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, जो इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट हुआ था दिल्ली में 1959 में, जिसको कि आप पॉपुलरली दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आपको जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ पे चर्चा किया गया था। इसको डेवलप किया गया था, याद रखिएगा, बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, ठीक है, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 1959। इसमें, ठीक है, इसमें बेसिकली केसी डेविस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, ठीक है, जिसमें उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के बताए थे, उसको जो है यहाँ पे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। लाइक एविडाइसी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि रिजेक्टेड, एविडाइसी का कॉन्सेप्ट अभी भी मतलब लाइक वो अप्लाई करता है, बट उसमें जो कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम लोगों ने देखा उसके क्रिटिसिज्म में, उसको जो है सेट असाइड किया गया था, और फिर यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट था उसको और फर्दर डेवलप किया गया। अब इसके अंदर आपको बेसिकली देखना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो था उसका मेन पर्पस क्या था, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। बस ये नहीं बताना कि लॉ सबसे सुप्रीम है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल को भी देखना है, हर एक इंडिविजुअल को, और उसके लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि हर इंडिविजुअल का लिबर्टी प्रोटेक्ट हो सके और वो अपने लाइफ को डिग्निफाइड वे में लिव कर सके। तो इसके लिए इन लोगों ने केसी डेविस के 7 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। वो 7 प्रिंसिपल्स क्या है इसको एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट, देयर मस्ट बी लॉ एंड ऑर्डर, देयर मस्ट बी फिक्स्ड रूल, देन देयर मस्ट बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस। वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, फेयरनेस होना चाहिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, गाइडलाइन होनी चाहिए। जो डिस्क्रिशनरी पावर आप दे रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर क्योंकि हम लोगों ने देखा इनएविटेबल है, डिस्क्रिशनरी पावर देना नेसेसरी है, तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका दिया हुआ कुछ गाइडलाइंस भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, एडजुडिकेशन कर रहे हैं, उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जजेस को आपको सर्टेन प्रेफरेंसेस देना है बिकॉज वो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है। और लास्टली, हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू होना नेसेसरी है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था उसको फर्दर इन सारे 7 प्रिंसिपल्स के साथ और उसको सप्लीमेंट किया गया,
ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट, जिसको कि दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं 1959 का, इसमें लेट डाउन किया गया था, जिसमें केसी डेविस के इन 7 प्रिंसिपल्स को बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया था, राइट। तो आई होप यहां तक सभी क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ, कि इंडिया में जो नहीं, इसके डेफिनेशन पे पहले चलते हैं हम लोग, कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको देखना है, याद करना है रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें 4-5 आपको जूरिस्ट हैं, उनके आपको डेफिनेशंस को आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। उसमें सबसे पहला आप देखेंगे सर विलियम ब्लैकस्टोन का। सर विलियम ब्लैकस्टोन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, उसमें इन्होंने कहा द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू, ये रेगुलर नहीं, ये रूल ऑफ लॉ होगा, ओके। द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ as opposed to the influence of arbitrary power and excludes the existence of arbitrariness of prerogative or even of wide discretionary authority on the part of the government। कि rule of law क्या है, कि वहां पे absolute supremacy होना चाहिए rule of law का, and it must be opposed to arbitrary powers, ठीक है। और यहाँ पे इवन वाइड डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नमेंट को देना है, वो उस पर भी आपको प्रॉपर चेक लगाना होगा। तो इन सारे डेफिनेशंस को देखिए। अब डेफिनेशंस जो है ये पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब डेफिनेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ का ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दिया था। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ जस्टिस एंथनी केनेडी। ही सेड दैट द रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो रूल ऑफ लॉ के ही कॉन्सेप्ट में बना होता है। कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी रूल ऑफ लॉ के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इट बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विच इज एक्सेसिबल एंड इक्वल टू ऑल, क्योंकि उससे आपको ट्रांसपेरेंसी आती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एंड इट इंश्योर्स अडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आप ये ध्यान में रख सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी आपका बेस्ड होता है रूल ऑफ लॉ पे, और उसका पर्पस है इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो इसके बेसिस पे आप ये डेफिनेशन भी आप अपना ध्यान में रख सकते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एडवर्ड कोक। जो हम लोगों ने देखा, एडवर्ड कोक वाज बेसिकली द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एडवर्ड कोक का क्या कहना था, the law is the surest sanctuary whereunto being pursued they ought to resort, for the law is the protection of all the king's subject। जितने भी किंग के सब्जेक्ट हैं उन सबके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाई लॉ शुड बी द सेवरेस्ट सैंक्चुअरी, ये सबसे ऊपर होना चाहिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली सिटीजन्स के राइट को, जो भी किंग है उसके सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, और किंग भी इसके विद इन होना चाहिए। और एडवर्ड कोक ने बोला था किंग किसके किसके विद इन होना चाहिए, ही मस्ट बी विद इन गॉड एंड ही मस्ट बी विद इन द लॉ। देन द डेफिनेशन ऑफ वेड। वेड का भी डेफिनेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ rather than law should be subject to the government। जो हम लोग पढ़े हैं उसी बातों को ये सारे लोग बोल रहे हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि रूल ऑफ लॉ क्या रिक्वायर करता है, कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ के अधीन होना चाहिए, rather than कि लॉ जो है वो गवर्नमेंट के अधीन हो, ठीक है। तो ये चारों डेफिनेशंस को आप ध्यान में रखिएगा, विलियम ब्लैकस्टोन, एंथनी केनेडी, एडवर्ड कोक, वेड। और जो एविडाइसी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लेटो ने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बोला है वो भी देख चुके हैं, और एरिस्टोटल ने क्या बोला है वो भी देख चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल ऑफ लॉ को कहां जगह दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कौन सा प्रोविजन है बताइए आप लोग। Article 14. आर्टिकल 14। 14 और कौन कौन से प्रोविजन को आप रूल ऑफ लॉ के में साइड कर सकते हैं। 21 भी आपका आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, 12 और 26 भी आ जाएगा, ठीक है।
कि अगर कोई वॉयलेशन होता है तो फिर आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए 32 और 226 में चले जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ स्पेसिफिकली आपका कहीं पे मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एनीवेयर, बट उसको बहुत सारे प्रोविजंस में इनकॉर्पोरेट किया है, और उसमें से वन ऑफ द मेन प्रोविजन आपका जो है आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 को रूल ऑफ लॉ का बेसिस माना जाता है, ठीक है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली एविडाइसी के कॉन्सेप्ट से इनकॉर्पोरेट किया है। और एविडाइसी का कॉन्सेप्ट का तीन पिलर में से 2 पिलर अप्लाई करता है, एक पिलर कौन सा नहीं अप्लाई करता है इंडिया में? जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसीजंस, है ना, जो जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन का बात उन्होंने कहा था, जो लास्ट उसका पिलर है, वो इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। पहला 2 सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों अप्लाई करता है। फिर रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से ही आपका जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट जो है काफी जो हद तक मिला हुआ है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ उस सोसाइटी में हो ही नहीं सकता है जहां पे जुडिशियल रिव्यू किसी भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन का ना किया जा सके, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू को एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है रूल ऑफ लॉ का, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उस पर प्रॉपर चेक किया जा सके। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये किन किन सेक्शंस में आपको दिया गया है आर्टिकल्स में? आर्टिकल 13 बताता है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से को वॉयलेट करेगा वो वॉइड होगा। और फिर इसके अगर कोई भी लॉ, अगर किसी भी आप एक्शन से, गवर्नमेंट के एक्शन से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए 32 और 226 में रेमेडीज के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इनकॉर्पोरेटेड है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी जो है वो भी आपको रिकॉग्नाइज है। अब इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं आपको, तो एक तो हम लोगों ने देखा कि एक आपका 361 है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, बताइए कोई। इंडिया में भी डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हम लोग रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बस देख रहे हैं। यस सर, जैसे बेल वगैरह में जो होता है। नो दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो अपना फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे, जैसे मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को भी काफी सारे आपको डिस्क्रिशनरी पावर दिए जाते हैं। आई थिंक मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से मेरा स्लाइड सही से वर्क नहीं कर रहा है। Is it visible to everyone? क्लियर विजुअल सर, थोड़ा ब्लर है। नॉट विजिबल सर। ओके, एनीवे, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ में अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहला आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है, ठीक है, कि देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? कि हर कोई जो है उस पर सेम लॉ अप्लाई करेगा। क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मान लो कोई प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, और कोई पब्लिक ऑफिशियल है, उन दोनों पे सेम लॉ अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई प्राइवेट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिफरेंट होगी तो लॉ भी उन पे डिफरेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे आपका प्रोफेशंस है, कुछ लोगों का प्रोफेशन है मेडिकल का, कुछ लोगों का प्रोफेशन है लॉयर का, तो लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। So that is why we can say that there are certain exceptions which has been recognized in the constitution itself, because power of private person और that of public official ये दोनों आपके सेम नहीं हो सकते, ठीक है। साथ ही में जो मिलिट्री में है, तो मिलिट्री में जो लोग हैं उन पर क्या, उन पे जो मिलिट्री के जो लॉज है वो सब अप्लाई करेंगे। जो प्राइवेट पर्सन पे जो लॉ अप्लाई करता है वो उन पे अप्लाई करेगा, तो वो तो अपना फंक्शन ही कभी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। और साथ में आपका 361 में जो दिया है वो तो आपको देखना ही देखना है कि 361 में आपको जो है गवर्नर, फॉरेन एम्बेसडर, इन सबको बहुत सारा आपको जो है एक्सेप्शंस जो है कार्व आउट किया हुआ है। तो एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ में आप 361 समझ रहे हैं। फिर प्राइवेट और पब्लिक ऑफिशियल दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज डिफरेंट होता है, तो इसलिए उनके ऊपर भी डिफरेंट लॉ जो है आपका बेसिकली अप्लाई करना चाहिए। अब लास्ट एस्पेक्ट पे आते हैं रूल ऑफ लॉ का, जो हम लोगों को आज के क्लास में देखना है कि क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर पे रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में।
तो इसमें काफी सारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो आपको देखना है। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है AK क्रैपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने इस जजमेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में, LLM एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है पहले भी। उनका स्टेटमेंट था कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या है? रूल ऑफ लॉ रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनडिस्प्यूटेबली कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये वन ऑफ द वेरी बेसिक फीचर है। AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये 1969 में डिसाइड हुआ था। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ये जजमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, हाउ इट रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड एंड दिस थ्रेड इज रनिंग थ्रू एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन में ये somehow exist करता है और that is why it is to be considered as one of its basic feature। उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट हम लोग जो देखते हैं दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इस केस में आपको रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसी केस में आया था, तो इस केस में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। और रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड सबसे लैंडमार्क केस आपका ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का है। और इस जजमेंट में जो डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस HR खन्ना का, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस इसलिए आया था क्योंकि पहले जब इमरजेंसी लगती थी तो आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कर दिया जाता था। ठीक है, अब तो नहीं किया जाता, अब तो 20 और 21 प्रोटेक्टेड है 44th अमेंडमेंट के बाद, बट पहले क्या होता था, आपका आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो जाता था। तो आर्टिकल 21 में लोगों के लिबर्टी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 21 भी खुद में ही एक रूल ऑफ लॉ है कि किसी के भी लाइफ और लिबर्टी को आप बिना लॉ के आप नहीं छीन सकते हैं। ये क्या है? ये एक रूल ऑफ लॉ है। तो अब इस केस में ये क्वेश्चन था कि अगर इमरजेंसी के टाइम पे 21 आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है तो क्या वहां पे रूल ऑफ लॉ अब एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि वेदर देयर वाज एनी रूल ऑफ लॉ इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 21, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 14। तो मेजॉरिटी जजमेंट ने तो बोला कि नहीं, इमरजेंसी के टाइम में कोई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके जो भी रूल ऑफ बेसिक रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में, ये सारे आपके सस्पेंड हो चुके हैं। बट जस्टिस HR खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन था और ये एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला कि इवन इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21, even in absence of article 21 in the constitution, the state has got no power to deprive a person of his life and liberty without the authority of law। कि अगर आर्टिकल 21 नहीं भी है तो भी आप बिना लॉ के किसी के लाइफ और लिबर्टी को नहीं छीन सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। हम रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हम किसी प्रोविजन में रूल ऑफ लॉ दिया गया है या नहीं दिया गया है इसको नहीं फॉलो करते। AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी बोला गया है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक गोल्डन थ्रेड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजंस में आपको समाहित है किसी रूप से। ठीक है, सो ही सेड कि यू डोंट नीड अथॉरिटी ऑफ आर्टिकल 21 टू डिसाइड वेदर द रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट और नॉट। इट विल एग्जिस्ट, पर्सन्स लाइफ एंड लिबर्टी विल बी प्रोटेक्टेड इवन दो देयर इज नो आर्टिकल 21। कि अगर आर्टिकल 21 ऑपरेशन में नहीं है तो भी लोगों के लाइफ और लिबर्टी प्रोटेक्टेड होंगे। So without such sanctity of life and liberty, the distinction between lawless society and one governed by laws would cease to have meaning। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप किसी प्रोविजन पे आधारित कर देंगे रूल ऑफ लॉ को और कहेंगे कि वो प्रोविजन इमरजेंसी में छीन लिया गया तो अब रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, तो फिर किसी सोसाइटी में एनार्की है और किसी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर वो लॉलेस सोसाइटी हो गई। सो ये ऑब्जर्वेशन आपका जस्टिस HR खन्ना का ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में जो दिया गया था, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आपको देखना है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिकली आपका आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 14 में लाया गया था कि इक्वालिटी वहां रह ही नहीं सकती जहां पे भी आर्बिट्रेरीनेस होता है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया? तो सुप्रीम कोर्ट इन क्लियर वर्ड्स ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 14 strikes at arbitrariness in state action and ensures fairness and equality in treatment। ठीक है,
And the rule of law, which is the basic feature of the Indian Constitution, excludes arbitrariness. कि rule of law arbitrariness के scope को exclude कर देता है. जहां भी arbitrariness होगा वहां पे rule of law नहीं रहेगा. So यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि मेनका गांधी में बेसिकली रूल ऑफ लॉ को आर्बिट्रेरियस के साथ मिला के देखा गया, बोला गया कि जहां आर्बिट्रेरियस होगा वहां रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं कर सकता है. इसीलिए अगर कोई आर्बिट्रेरी एक्ट है तो वो भी आपके आर्टिकल 14 का वायलेशन है, वो भी आपके रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आप ध्यान में रखिएगा. एक एक रायफक वाला याद रखिएगा, जस्टिस हिदायतुल्लाह का था, इसमें गोल्डन थ्रेड जो है कीवर्ड है, इससे याद रख सकते हैं. केशवानंद भारती तो याद ही रहता है कि इसमें तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था. जब्बलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में एचआर खन्ना का ओपिनियन कि अगर आप रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 21 तक ही लिमिटेड कर देंगे तो आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर वाली सोसाइटी और लॉलेस सोसाइटी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा. ठीक है, और लास्टली मेनका गांधी का जो जजमेंट था, और इसमें किसका ओपिनियन था ये पता होगा सभी को, बताइए. मेनका गांधी जजमेंट किसने दिया था? किसी को नहीं पता? पीएन सुब्बाराव. सुब्बाराव नहीं, पीएन भगवती ना. पीएन भगवती. यस. नेक्स्ट आपका केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये भी केस आपको इंपॉर्टेंट है. रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो भी लैंडमार्क केसेस है वो सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, तो सबको आप लोग एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका एक दो क्वेश्चन जरूर ही आ जाएगा एग्जाम में. इसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि रूल ऑफ लॉ फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द लॉ मस्ट नॉट बी इरैशनल और आर्बिट्ररी. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ इरैशनल और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. जैसे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कौन से प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? 303 आईपीसी. 303 जो आईपीसी का है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये 303 को इरैशनल प्रोविजन ऑफ लॉ बोला गया था कि इट इज एन इरैशनल प्रोविजन ऑफ लॉ. एंड व्हाई इट इज इरैशनल? इसको इरैशनल क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि इसमें बताता था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट अंडरगो कर रहा है और उसने फिर से कोई मर्डर कर दिया तो फिर कोई और सुनवाई नहीं, उसे डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी. तो ये क्या है? ये एक तरीके का इरैशनल और आर्बिट्ररी लॉ है. तो इस केस में इसी बात पे स्ट्रेस दिया गया कि लॉ मस्ट नॉट बी इरैशनल और आर्बिट्ररी एंड इट मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ रीजन. एंड जस्टिस भगवती ऑब्जर्व दैट द रूल ऑफ लॉ permits through the entire fabric of the constitution and indeed forms one of its basic feature. ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ जो है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें परमिट करता है थ्रू एवरी प्रोविजन एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. एंड द लॉ मस्ट नॉट बी इरैशनल एंड लॉ मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी. सो दिस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस. नेक्स्ट केस इज एसजी जय संघनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी केस आपका इंपॉर्टेंट है. इसमें बताया गया था कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन विच आवर होल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ बेस्ड. कहा गया इसमें कि डिस्क्रिशनरी पावर तो देना नेसेसरी है, बट वो डिस्क्रिशनरी पावर आर्बिट्ररी ना कन्वर्ट हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है. और वो क्यों इक्वली इंपॉर्टेंट है? Because absence of arbitrary power is one of the first and foremost essential of rule of law. तो discretionary power आप दीजिए, but वो arbitrary नहीं टर्न आउट कर जाए, इस पर भी प्रॉपर चेक और बैलेंस आप करेंगे, बिकॉज इसी पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो बेस्ड है. Thereafter, next major landmark case in context of rule of law is Indira Gandhi versus Rajnarayan. ये आपको पता ही होगा, इसमें आर्टिकल 329(1) में जो एडिशन जो प्रोविजन ऐड किया गया था जिससे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पोस्ट पे जो इलेक्शन होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में था. तो उसमें उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अमेंडमेंट पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, अंडर विच रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड,
इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में आर्टिकल 14 को बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया था और यहां बोला गया कि आर्टिकल 14 जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आप 368 में अमेंडमेंट करके भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम होता है एंड इट मस्ट सक्सीड ओवर द विल ऑफ अ पर्सन। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस है ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस केस लॉ में क्या ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इन सबको आप मेंस में भी अपने आंसर को देने में आप यूज कर सकते हैं, इसमें से कुछ कुछ केसेस को। देन द लास्ट केस इज सोमराज, नहीं दो तीन केस और है। सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या डिसाइड हुआ कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन विच द होल कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफाइस इज डिपेंडेंट। अब देखो ये एक और जगह ये इस केस को डील किया गया था एसजी जय संघनी, और इसमें दोनों में लगभग एक ही बात कही गई थी। ठीक है, तो इन दोनों में तो माइनर डिफरेंस होगा, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। खैर देखिए, मैं आपको जितना भी कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्पस है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है उन सबसे रिलेटेड मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं। तो मैं आपको ये सारे कंटेंट्स दे दे रहा हूं, अब इसको आप याद करना आपकी ड्यूटी है। अब इसमें आप वही कीवर्ड्स के थ्रू ही आप इन सारे केस लॉज, इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट के डेफिनेशंस को आप याद कर सकते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्वेश्चन का नेचर इस तरह का होता है, इसलिए आपको याद करना ही होगा। जैसे अगर कॉमन सेंस देखें तो रूल ऑफ लॉ का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही गए तो फिर आगे क्यों पढ़ना है। बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है भगवती ने क्या बोला, हिदायतुल्लाह ने क्या बोला, इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन था, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किस लैंडमार्क जजमेंट का है, तो इसके लिए आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड दो तीन केस और है रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस ठाकुर भरत सिंह। इस केस का ऑब्जर्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले के एग्जाम्स में पूछा गया है जिसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिलेबस में आता है। ठीक है, नेट वगैरह का ये क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वी हैव अडॉप्टेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द कॉन्टिनेंटल सिस्टम बट द ब्रिटिश सिस्टम अंडर विच द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। कि हमने अपने सिस्टम में कौन सा लॉ को इनकॉर्पोरेट किया है, तो जो ब्रिटिश में जो रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम प्रिवेल करता था उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। कि कुछ एक्सेप्शंस के साथ हम लोगों ने, जैसे ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ये सब जगह अप्लाई करता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी अप्लाई करता है, ये फ्रांस में भी अप्लाई करता है, लेकिन हमने जो अडॉप्ट किया है वो कौन सा किया है, वो ब्रिटिश सिस्टम अडॉप्ट किया है विथ सर्टेन नंबर ऑफ एक्सेप्शन। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस ठाकुर भरत सिंह, राइट। फिर उसके बाद एक दो केस और है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इन री अरुणधाती रॉय केस, रेफरेंस वाला ये केस था एडवाइजरी ओपिनियन में। इसमें भी वही बात की गई कि रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक रूल फॉर गवर्नेंस ऑफ एनी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, तो ये जितने भी जजमेंट्स हैं इसको आप लोग जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, 3-4 बार आप कीजिएगा तो आपको कुछ कुछ तो याद हो ही जाएगा। जैसे एक एक रायपक वाला जो जजमेंट है उसमें कीवर्ड क्या है, उसमें क्या बताया गया था, बताइए। सबसे पहला जो गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड की बात की गई थी। एडीएम जब्बलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, जस्टिस खन्ना। और उसमें उन्होंने क्या ओपिनियन दिया था कि इवन 21 अगर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में ना भी हो फिर भी हम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड नहीं कर सकते। यस, नहीं तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सोसाइटी है और लॉलेस सोसाइटी है, इन दोनों में कोई फर्क आपका रहेगा ही नहीं बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए आप लोग ये सारे केस लो देख लीजिएगा। तो रूल ऑफ लॉ में जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते थे, आपको रूल ऑफ लॉ से बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है इसके मीनिंग से, इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, किसने इस वर्ड को कॉइन किया था। ठीक है, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में किसके प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया है, केसी डेविस के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया है। फिर 19th सेंचुरी में रूल ऑफ लॉ का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है उसको फर्स्ट टाइम प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में किसने ले डाउन किया था, तो अल्बर्ट वेन डाइसी ने किया था। फिर उसका क्या क्रिटिसिज्म है, इंडिया में किस तरीके से रूल ऑफ लॉ इनकॉर्पोरेटेड है, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे जिसको कि हम लोगों ने देख लिया। तो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आ सकता है हम लोगों ने उन सबको देख लिया है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल मूव टू सेपरेशन ऑफ पावर। सर इसमें बोले कि केशवानंद भारती में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर बोला, फिर इंदिरा गांधी में 2 जगह बेसिक स्ट्रक्चर बोला। हाँ, तो कैसे बेसिक होगा? स्ट्रक्चर तो वो तो अभी भी बोला जाएगा, अभी भी कोई जजमेंट आएगा उसमें भी बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको तो वो याद है, तो ऑप्शन रहेगा तो उसमें क्या ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन में आएगा केशवानंद भारती रहेगा, तो जिसमें पहले बोला गया है आप उसी पे जाइएगा, है ना। जैसे ऑप्शन वैसा देगा अच्छा। नहीं, ठीक है, अगर इनकेस दे देता है तो। ओके, एनीवन एल्स? चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पे। अब इसमें भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, कब कहां से ये ओरिजिनेट किया, ठीक है, कौन कौन से जूरिस्ट इससे रिलेटेड है, और इसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में किस तरीके से अप्लाई करता है, और फिर आपको लास्टली हम लोग देखेंगे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के मेजर डिसीजन है सेपरेशन ऑफ पावर के, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपका बेसिकली क्या बताता है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, एनीवन? सिंपल सा मतलब होता है इसका 3 organs of government। यस, कि मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एक पर्सन में पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर आपको बेसिकली ये बताता है कि किसी भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, एक लॉ बनाने वाला होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये किसी एक ही ये डॉक्यूमेंट बताता है किसी एक ही पर्सन में सारे के सारे पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होने चाहिए। जो भी आपके लेजिस्लेटर के पावर है, एग्जीक्यूटिव के पावर है, जुडिशरी के पावर है, ये सब एक ही ऑर्गन में आपका कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन के पास अगर सारे पावर होगा तो उसके अब्यूज का चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, ये सभी को पता होगा। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ, कहां से ये ओरिजिनेट किया है ये कॉन्सेप्ट, बताइए। सबसे पहले आप अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में चर्चा की थी। एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी में सेपरेशन ऑफ पावर को किस तरीके से डिस्कस किया था, उन्होंने बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। वो 3 पार्ट क्या है, एक आपका डेलिबरेटिव, एक मैजिस्टीरियल और एक जुडिशियल। मतलब डेलिबरेटिव यानी लॉ बनाने वाला, मैजिस्ट्रियल जो एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशियल जो वहां पे उस मैटर को पर्टिकुलरली एडजुडिकेट करेगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न एरा में आपको जॉन लॉक ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपने बुक 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में डिस्कस किया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। और वहां पे उन्होंने बताया गवर्नमेंट का बेसिकली 3 पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फेडरेटिव। इन्होंने जुडिशियल बात नहीं की थी, इन्होंने बोला था क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फेडरेटिव। तो ये सब याद रखिएगा। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को के ऑर्गन्स को किस तरीके से डिवाइड किया था, डेलिबरेटिव, मैजिस्टीरियल और जुडिशियल। जॉन लॉक ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फेडरेटिव। और इसको सिस्टमैटिक वे में किसने डेवलप किया, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सिस्टमैटिक वे में डेवलप किया था बैरन मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ओरिजिनेट किसने किया था इस कॉन्सेप्ट को, एरिस्टोटल ने। मॉन्टेस्क्यू ने इसको पहली बार नहीं दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने इसको सिस्टमैटिक वे में लेट डाउन किया, जो कि वर्ल्ड ओवर अब फॉलो किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में मॉन्टेस्क्यू ने ले डाउन किया था। और मॉन्टेस्क्यू ने किस बुक में इसको ले डाउन किया था, उस बुक का नाम है डी ले स्पिरिट डेस लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस बुक में इन्होंने जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, इसको काफी इन डिटेल डिस्कस किया। अब ये ध्यान में रखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ने नहीं जाएंगे, बिकॉज आई होप ये सभी को पता होगा सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलग होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव ब्रांच अलग होनी चाहिए, जुडिशियल ब्रांच अलग होनी चाहिए।
और तीनों का एक दूसरे पे चेक और बैलेंस होना चाहिए। और एक ही ऑर्गन अगर दो फंक्शन परफॉर्म करेगी, लॉ भी बनाएगी, एग्जीक्यूट भी बनाएगी, तो वहां पे आपको अब्यूज ऑफ पावर का स्कोप काफी बढ़ जाता है। तो अब हम लोग डायरेक्टली इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक्स को देख रहे हैं, तो अब हम लोग आते हैं इस पे कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, और अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो किस हद तक इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप लोग बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में किस तरीके से आपका इनकॉर्पोरेटेड है? एनीवन? आर्टिकल 50 सर। आर्टिकल 50 तो सेपरेशन ऑफ पावर अप्लाई करता है इंडिया में? कंप्लीट सेंस में नहीं है सर, स्ट्रिक्टली नहीं वहां होगा। तो दे रहा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर। यस, कंप्लीट सेंस में नहीं है, बट लिमिटेड सेंस में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर देखेंगे तो आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए आपको 4 प्रोविजन ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर अप्लाई करता है, इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन है, तो इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं, लेकिन लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर आपका जो है वो अप्लाई करता है। अब वो लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर कहां पे दिया है, तो आपका सबसे पहला है आपका आर्टिकल 50, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 123 और फिर आर्टिकल 121 एंड 211। अब ये किस तरीके से है, आर्टिकल 50 आप पढ़िएगा तो वहां पे बताया है कि ये स्टेट का ड्यूटी है कि वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करे। तो 50 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात की गई है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात यहां नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? वो लेजिस्लेचर होता है ऑलरेडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होगा? वही जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, है ना। सो दैट इज वाई आर्टिकल 50 में बस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात की गई है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात नहीं की गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, हमारे यहाँ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर होता है। फिर आर्टिकल 123 अब देखेंगे तो प्रेसिडेंट को जो है लेजिस्लेटिव पावर दिया हुआ है, जो जुडिशियरी है उसको लेजिस्लेटिव पावर दिया हुआ है कि कुछ सिचुएशन में वो लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज कर सकता है। फिर आपका आर्टिकल 72 भी आ जाएगा, जहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर आपको आर्टिकल 72, गवर्नर का 161 में दिया है। तो ये भी प्रूव करता है कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जुडिशियल पावर परफॉर्म कर रहा है इन दोनों प्रोविजन में। फिर आपका आर्टिकल 121 और 211 ये भी सेपरेशन ऑफ पावर को प्रूव करता है कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। कैसे? 121 बताता है कि लेजिस्लेचर जो है, जो भी जज के कंडक्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके कंडक्ट को लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के लिए 121 है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपका 211, कि जो भी लेजिस्लेचर्स हैं वो जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन अलग है, उनको अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट रहने देना है, लेजिस्लेचर को अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट रहने देना है, एग्जीक्यूटिव को अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट रहने देना है। यही तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, तो इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर अप्लाई करता है, बट चूंकि हम आर्टिकल 50 देख रहे हैं, आर्टिकल 72 देख रहे हैं, आर्टिकल 161 देख रहे हैं, आर्टिकल 123 देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। क्योंकि एट टाइम्स प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एट टाइम जुडिशरी भी आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के कारण हम ये देख, कुछ समय पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू। तो यहां हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका फॉलो बेसिकली किया जाता है। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर, तो चलो जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है वो तो सेपरेशन ऑफ पावर का बात करता ही करता है, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात करता है, दैट इज चेक एंड बैलेंसेस का। जो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही पढ़ना होता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर ने तो सेपरेट कर दिया सभी के फंक्शंस को, लेजिस्लेचर के फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को, जुडिशरी के फंक्शन को, सभी के फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब अपना अपना काम में मतलब घुले रहे, कि सब अपना काम करें और फिर मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी रहे ही नहीं। इसीलिए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी
सेपरेशन ऑफ पावर का ही पार्ट है। कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी काम कर रहा है लेजिस्लेचर तो उसको आप रोक टोक नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम कर रहा है आप रोक टोक नहीं करेंगे। एट टाइम्स चेक एंड बैलेंस भी हर ऑर्गन एक दूसरे पे बनाए रखेगा। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी पे अपना चेक एंड बैलेंस बनाए रखेगा, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस बनाए रखेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस जो है प्रॉपर वे में आपका बताया गया है। ठीक है, जहां पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर चेक जो है लेजिस्लेचर जुडिशरी के एक्ट पे भी लगा सकता है और जुडिशरी लेजिस्लेचर के भी एक्ट पे। अब इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल होगा कि जुडिशरी कब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस लगाता है, वो अब किस तरीके से लगाता है बताइए आप लोग। ये तो काफी सिंपल है कि जुडिशरी चेक एंड बैलेंस किस तरीके से लगाता है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल पे, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, हम लोग देखें जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे चेक और बैलेंस लगाता है। सिमिलरली लेजिस्लेचर भी जो है वो भी जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस लगा सकता है। वो किस तरीके से लगाएगा, जब जुडिशरी कोई जजमेंट देता है, ठीक है, और लेजिस्लेचर को लगता है कि नहीं ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे नहीं है, तो लेजिस्लेचर क्या करती है, अमेंडमेंट करती है। तो लेजिस्लेचर अपना अमेंडमेंट का पावर एक्सरसाइज करके जुडिशरी पर भी चेक लगा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके फिर उसके बाद जुडिशरी भले इंडिपेंडेंट है लेकिन जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजेस को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज को आप ध्यान में रखिएगा, किस तरीके से जुडिशरी बाकी ऑर्गन्स पे चेक एंड बैलेंस लगाती है, किस तरीके से बाकी जो ऑर्गन्स है वो जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस लगाती है। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो मेजर जजमेंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसमें आपका सबसे पहला केस आपको जो देखना है, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जस्टिस मुखर्जी का ये जजमेंट है, जस्टिस एच आर मुखर्जी का है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity। देखो इससे पहले भी आपका केस था, एक री दिल्ली लॉज एक्ट था जिसमें पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई थी। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्या इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये पहली बार क्वेश्चन अराइज हुआ था री दिल्ली लॉज एक्ट में जो 1950s में डिसाइड हुआ था, वन ऑफ द फर्स्ट केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में अप्लाई करता है, बट वो किस सेंस में अप्लाई करता है, क्या ये एब्सोल्युटली अप्लाई करता है, क्या ये लिमिटेड सेंस में अप्लाई करता है, इसको क्लैरिफाई किया गया आपको राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। एब्सोल्युटली जिस तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इन तीनों कंप्लीटली सेपरेट होने चाहिए जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, वैसा इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, बट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट और ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। बट जो फंक्शंस है उसको प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, कि क्या किसका फंक्शन है वो अलग अलग बताया गया है, बट एब्सोल्युटली वो सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो करता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी वेरी वेल सेड that our constitution does not contemplate assumption by one organ or part of the state of function that essentially belong to other। कि दूसरे के फंक्शन को कोई नहीं इंक्रोच करता है, बट एब्सोल्यूट रिजिडिटी के सेंस में भी सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और इस बात को सबसे पहली बार बताया गया आपके राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। नेक्स्ट केस इज रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। इस केस में जस्टिस एसआर दास ने अपना ओपिनियन दिया था, ठीक है, कि इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है,
in absence of a specific provision for separation of power in our constitution, such as there is under the American Constitution, some such division of power of legislative, executive and judicial is nevertheless implicit in our constitution. देखो, ये जो रामकृष्ण डालमिया केस है, ये राम जमाया कपूर से पहले का केस है। इस केस में एसआर दास ने क्या बोला था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से स्पेसिफिकली सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, उस तरीके से तो हम सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करते। बट आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये तीनों में साफ तौर पे शुरू में ही बता दिया है कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशियरी अलग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना स्पेसिफिकली नहीं बताया गया। बट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये आपको पता जरूर चल जाएगा कि देयर आर सर्टेन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सो दिस ऑब्जर्वेशन was made in the case of Ramakrishna Dalmia versus Justice Tendulkar by Justice SR Das. फिर उसके बाद ऐसा ही सिमिलरली जजमेंट आपको उदय राम शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी दिया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेरिकन डॉक्ट्रिन इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। सिंपली आपको यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है, कि अमेरिकन डॉक्ट्रिन को हम अप्लाई नहीं करते हैं, जो अमेरिका में आपको सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि जस्टिस सिकरी ने ऑब्जर्व क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंडमेंट के थ्रू भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो किस केस में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर माना गया? तो ऑब्वियसली जिस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लेड डाउन किया गया था। तो केशवानंद भारती में इसको बताया गया कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे लैंडमार्क केस आपका सेपरेशन ऑफ पावर पे, आपको वन ऑफ द लैंडमार्क केस आपका जस्टिस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण। अब इसमें दो जजेस का ऑब्जर्वेशन अपना अपना था, और दोनों ही ऑब्जर्वेशन अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ का, और एक है जस्टिस रे का, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, आई गेस, है ना। तो यहां पर भी इंदिरा नेहरू गांधी में भी वैसी ही बात की गई जैसा कि राम जमाया कपूर में डिसाइड हुआ था, ठीक है। बट इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है उसको ध्यान में रख के आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन को, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ रिजिड सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर इनटू 3 बेसिक डिवीजन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, कि वहां पे रिजिड सेपरेशन है गवर्नमेंट के पावर का, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, बट principle of separation of power is not a magic formula for keeping the 3 organ of the state within the strict confines of their function। इन्होंने बोला कि ये एसेंशियल है कि आप सेपरेशन ऑफ पावर तो कीजिए, और यूनाइटेड स्टेट में रिजिडली सेपरेट भी किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फंक्शंस को भी आप स्ट्रिक्टली डिवाइड कर दें। इसीलिए इंडिया में उनके फंक्शंस को स्ट्रिक्टली डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। पावर्स डिवाइडेड है, बट उनका फंक्शंस जो है, सॉरी, फंक्शंस डिवाइडेड है, बट पावर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप आपका कर जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जुडिशरी कभी लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एग्जीक्यूटिव कभी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कि सेपरेशन ऑफ पावर ही कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इन्होंने मैजिक फॉर्मूला की बात की थी, इसको आप कीवर्ड की तरह मान सकते हैं इसमें, ठीक है, कि ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि वहां पे मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर करने के लिए आप हर तरीके से एकदम स्ट्रिक्टली पावर को सेपरेट कर दें, ठीक है। आप फंक्शंस को सेपरेट करें, पावर्स ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय जस्टिस रे, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उनका ऑब्जर्वेशन था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को केवल एक ब्रॉड सेंस में अडॉप्ट किया है, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं, हमने ब्रॉडर सेंस में इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। Next important judgment in this context is Asif Hamid versus State of Jammu and Kashmir। Asif Hamid versus Jammu and Kashmir, इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन था उसको देखते हैं। इसमें बताइए कि although the doctrine of separation of power has not been recognized under the constitution in its absolute rigidity, but the constitution makers have meticulously defined the functions of various organ of state। कि इसको स्ट्रिक्ट सेंस में तो नहीं फॉलो करते हैं, बट हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर्स में इसके फंक्शन को डिवाइड किया है, ठीक है।
so that all the three organs, whether it is legislature, executive, judiciary, they can function within their own sphere which is demarcated by the constitution. और कोई भी एक ऑर्गन दूसरे के फंक्शन को असर नहीं कर सकता है, ओवरटेक नहीं कर सकता है, राइट। और इसके बाद दो रिसेंट जजमेंट जो है सेपरेशन ऑफ पावर पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर के ग्राउंड पे एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया था और एक केस में लेजिस्लेटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया था। एक जो है बिहार में जो 2006 में इमरजेंसी लाई गई थी, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें स्टेट इमरजेंसी जो लाया गया था, ठीक है, जहां पे बिना स्टेट अथॉरिटीज या फिर गवर्नर के रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए, ठीक है, यहां पर जो इमरजेंसी आपको लगा दी गई थी, तो यहां पे बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर में ओवरलैपिंग होता है। इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर जिस तरीके का है, ओवरलैपिंग होता है, बट आप एक्सेसिव यूज अपने पावर का नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सेसिव यूज किया, जैसे कि यहाँ इमरजेंसी इम्पोज करने वक्त अपने पावर को एक्सेसिवली यूज किया गया था, तो अगर आपने पावर को एक्सेसिवली यूज किया तो उसको क्लियर वायलेशन माना जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर का अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इसीलिए यहां पर जो इमरजेंसी इंपोज की गई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और लास्ट जजमेंट हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सेपरेशन ऑफ पावर के ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जिस फॉर्म में हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, स्ट्रिक्ट सेंस में तो नहीं करता, बट जिस फॉर्म में करता है लिमिटेड सेंस में, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती में ऑलरेडी डिसाइड हुआ है। तो अगर आप उसको वॉयलेट कर रहे हैं तो फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चल जाएगा, लॉ आपका स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लाई थी, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको वॉयलेटिव माना गया क्योंकि जजेस को अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर चला जा रहा था। कॉलेजियम सिस्टम होने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन रह रही थी, बट यहाँ पे एनजैक वाला जो सिस्टम लाया गया था 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, वो कंप्लीटली इंक्रोच कर रहा था जुडिशियरी के पावर पे। तो आप इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वहां ओवरलैपिंग होगी, बट ओवरलैपिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बताया है कि आप जो है एग्जीक्यूटिव जो है पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताया है कि प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरलैपिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी, आप खुद से ओवरलैप नहीं कर सकते, खुद वो पावर को आप असर्प नहीं कर सकते दूसरे ऑर्गन का। तो इसलिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के ग्राउंड पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस पर्टिकुलर केस में डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारा आपको केसेस जो है सेपरेशन ऑफ पावर के टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन सबको आप पढ़िएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, आज कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम था तो थोड़ा हम लोग सोचे थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, बट आज रहने देते हैं, आज इतने ही पे हम लोग रहने देते हैं। और जो भी लोग नए जुड़े हुए थे, ठीक है, तो वो लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डीएम करके बता देंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से हमारा ग्रुप जो है कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा जो आज पढ़े हैं उसको हम लोग बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही क्विकली। सो रूल ऑफ लॉ से अगर स्टार्ट करते हैं तो रूल ऑफ लॉ किसने कॉइन किया था इस टर्म को, जल्दी से बताइए। एडवर्ड कोक। एडवर्ड कोक। एडवर्ड कोक। एडवर्ड कोक। और उससे पहले रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है प्लेटो। किसने दिया था? प्लेटो और एरिस्टोटल ने दिया। प्लेटो और एरिस्टोटल। किसने बोला था लॉ शुड बी द फाइनल सोवरेन? प्लेटो ने या एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल। यस, एरिस्टोटल ने बोला था कि लॉ शुड बी द फाइनल सोवरेन। ओके, फिर आपका जो है सिस्टमैटिक वे में रूल ऑफ लॉ किसने दिया? एवी डाइसी। एवी डाइसी। एवी डाइसी का 3 पिलर था, उसमें से लास्ट वाला इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। और एवी डाइसी ने किस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था अपने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के थ्रू? किस सिस्टम ऑफ लॉ को क्रिटिसाइज किया था?
ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को, है ना, जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव आपका फ्रेंच में जो सिस्टम था उसको बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये कहां से आपका ये कहां पे ले डाउन किया गया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहां पे 7 प्रिंसिपल्स केसी डेविस के रिकॉग्नाइज किए गए थे। दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल जस्टिस इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस। यस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जो जुरिस्ट था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये किसने फर्स्ट टाइम ले डाउन किया था? एरिस्टोटल। यस, एरिस्टोटल ने। मॉन्टेस्क्यू के बुक का नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रेंच नाम उसका क्या है? The spirit de lois. Okay. अच्छा, एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है पहले, ठीक है, कि किसने डिमांड किया था कि डेमोक्रेट कि जहां पे भी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह है वहां पे फर्स्ट टाइम डिमांड किया गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक जूरिस्ट हैं, उनका नाम है जीन बोर्डिन, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है पहले, ठीक है, कि he was the first to demand separation of powers should be part of the constitutional system of any democratic country। ठीक है, जीन बोर्डिन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। किस केस में पहली बार इंडिया में डिसाइड किया गया कि इंडिया में लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर होता है? इन विच केस? वैसे जितने केस पढ़े उस सब में बात की गई है, बट फर्स्ट टाइम राम जबाया कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, ठीक है, तो नोट्स भेज देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है आपका परसों होगा, और नेक्स्ट मंथ से आपका क्लास जो है, आज कितना तारीख है? 26 है ना? नेक्स्ट मंथ से आपका क्लासेस रेगुलर होगा। अभी नेक्स्ट क्लास आपका परसों होगा, फिर नेक्स्ट मंथ मार्च से आपका क्लासेस जो है आपके क्लासेस रेगुलर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये दो टॉपिक पढ़ के रखिएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आज ही डिस्कस करना था, बट मेरे साथ कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, सो दैट इज वाई हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? else we will end today's lecture। सर अगले क्लास में न्यू टेक्निक क्या करेगा? क्या बोले थे ना कि जो नया है वो उस टेलीग्राम पे करेगा। अब मेरे से मैसेज करके आप बात कर लीजिए या कॉल करके, आवाज नहीं आ रही। सर हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर? व्हाट काइंड ऑफ जैसे क्वेश्चन? क्यूज वगैरह, जैसे कि क्यूज पीटी का क्विज वगैरह इस टाइप से। हाँ हाँ, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इनफैक्ट हो सकता है आपको कल ही आपको जो 2 टॉपिक हम कराए हैं उसका हम क्विज ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो हमारा जो एमसीक्यू है टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपका होली के बाद हमारे ऐप पे अपलोड होगा। वैसे जो टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे वो आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में ही हम टेस्ट लेते रहेंगे। तो ये जो टॉपिक हुआ है मोस्ट प्रोबेबली कल शाम में ले सकते हैं इसका। ओके, एनीवन एल्स? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।